So, first of all, very good afternoon to all of you. हेलो। तो चलिए तो हम लोग आगे का बातचीत शुरू करें। चलिए, आज तो ये चैप्टर ख़त्म ही हो जाएगा है। नहीं है ही नहीं, कुछ अब बचा ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? कौन? यस, तो मैं भी नहीं। अरे कौन किसका पीठ ठोक रहा है? कल भी ऐसे सुने, बहुत गुस्सा आता है ये बात सुन के।
यहां से हम लोगों को शुरू करना है। लेक्चर नंबर 4। ओके। जब बात खुला है तो जब इतना सारा चीज हम पीपीटी खोल दिए हैं तो तब क्वेश्चन 2-3 कर लेते हैं पहले। 2-3 क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब क्वेश्चंस करेंगे। स्लाइड को एडजस्ट करके भिजवा देंगे आपको। तो पहले पहले ये पढ़ाना, यहाँ पे थे हम लोग। याद आपको आ रहा होगा, याद आपको आ रहा होगा। यहीं पे पढ़ा देते हैं ना? हाँ, यहीं पे पढ़ा देते हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे कि शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज इसका नाम है बेटा। शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज। फ्रिंज के बारे में तो हम लोग क्या करते, वाईडीएससी परफॉर्म कर रहे, तो सारा रिजल्ट आपको याद है क्या? क्या क्या होता था? इंटरफेरेंस और वाईडीएससी आपको याद होना चाहिए। बहुत आसान सा चीज है कि सर इंटरफेरेंस फिनोमिना में क्या होता था, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता था। जहां सर फ्रिंज आपस में मिलेगा सर, सॉरी जहां पे सर ये मीट करेगा, हो सकता है वहां मैक्सिमा बने या मिनिमा बने। जहां सर मैक्सिमा बनेगा वहां कंस्ट्रक्टिव, जहां मिनिमा बनेगा वहां डिस्ट्रक्टिव। हाँ, चल जाए। तो जहां मिनिमा बनेगा उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। क्लियर है? तो सर मैक्सिमा अगर बनता है तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू सर 0 होता है, लेमडा होता है, 2 लेमडा होता है, 3 लेमडा होता है, 4 लेमडा होता है। ऐसा चलते रहता है। अगर सर डिस्ट्रक्टिव बना तो जो पाथ डिफरेंस होता है सर लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, ऐसा होता है। सर अगर फेज डिफरेंस का बात करते थे तो फेज डिफरेंस आता था 0 पाई, सॉरी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। ये किसमें? कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस तरह से। बस इतना ही बात ध्यान रखना था। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मैक्सिमा और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमा। तो सर वाईडीएससी क्या है? प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस है। किससे किससे? वाईडी यंग सर्वल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग किस मेथड से ऑब्टेन करते हैं इंटरफेरेंस? बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। क्योंकि वेव फ्रंट को हमने डिवाइड किया था, तो वेव फ्रंट के डिवीजन से हम लोग क्या करते हैं बेटा? इंटरफेरेंस कराते हैं। तो जब इंटर वाईडीएससी किए तो अब उसमें अलग अलग केस पढ़ने लगे। अगर सर दोनों अलग अलग वेवलेंथ लेंगे तो क्या होगा? वाईडीएससी नहीं होगा। वाईडीसी में क्या कंजर्वेशन लगता है? एनर्जी कंजर्वेशन होता है। अगर सर पॉइंट पी पे जो है किसी वेवलेंथ लेमडा 1 से ब्राइट बन रहा था, छठा ब्राइट या N1 ब्राइट, किसी दूसरे वेवलेंथ लेमडा 2 से ही N2 ब्राइट बन रहा था, तो इसका मतलब N1 लेमडा 1 इक्वल टू N2 लेमडा 2 होगा सर।
सर अगर ऐसा हुआ कि N1 ब्राइट बन रहा था, N2 डार्क बन रहा था, तो N1 लैम्डा इक्वल टू 2N2 माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा। ये पढ़ रहे थे। शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज का क्या मतलब है, हम पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से दिखा रहे हैं, देखिएगा बेटा। ये हमने क्या किया बेटा कि हम YDSC के लिए सेटअप तैयार कर रहे हैं। ये बेटा स्लिट्स है, इसके बीच का ये डिस्टेंस अभी भी d के बराबर है, ये डिस्टेंस d के बराबर है, और ये जो है स्लिट का जो है होल है बेटा, विड्थ है, ये S1 है, S2 है। अगर हमने क्या कहा कि अगर तुम देखो एक बात कि जब सेंटर पे हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो सेंटर पे हमेशा सर कैसा बनता है, ब्राइट बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। सेंटर पे हमेशा क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। हम लोग अब क्या कर रहे थे, जो लाइट वेव आ रहा था उसके पाथ में हमने क्या कर दिया कि एक जो है वो हमने कोई स्लैब लगा दिया, स्लैब लगा दिया, दैट इज एक ग्लास का एक फिल्म हमने रख दिया, जिसका की थिकनेस T के बराबर है। क्योंकि हमने स्मॉल d और कैपिटल D वर्ड यूज कर लिए हैं, तो इसलिए अब दूसरा लेटर यूज कर लेते हैं, थिकनेस को T से बोल देते हैं। हमने क्या कर दिया, थिकनेस को हमने T बोल दिया। अब जो लाइट रे जो है इस पॉइंट पे मीट कर रहा था C पे, अब करने लगा P पे। हमने इसके पाथ में एक स्लैब रख दिया, एक फिल्म रख दिया, जिसका थिकनेस जो है T के बराबर है। अब होगा क्या बेटा, देखिएगा ध्यान से। ये होगा ऐसा कि सर कि हमें पता है कि जो सेंटर पे बात हो रहा था, डेल्टा x इक्वल टू 0 हो रहा था। डेल्टा x इक्वल टू क्या था बेटा, 0 था। अगर लेमडा होता तो फर्स्ट ब्राइट, 2 लेमडा होता तो दूसरा ब्राइट, 3 लेमडा तो थर्ड ब्राइट, 4 लेमडा तो फोर्थ ब्राइट। हमने क्या कर दिया, 0 रख दिया। डेल्टा x इक्वल टू n लेमडा, ब्राइट का बात कर रहे थे, तो सर डेल्टा x इक्वल टू 0 होगा तो ब्राइट बनेगा। हम देखते हैं कि इसको रखने से क्या फर्क पड़ा, कि सेंटर पे भी क्या बन रहा था, मैक्सिमा बन रहा था। अब हमने इसके पाथ में ये रख दिया, तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, आप एक रिलेशन जानते हो बेटा, कि आपको पता है कि सर डेल्टा x बाय लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा t बाय कैपिटल T। वेव ऑप्टिक्स से ही रिलेशन आया हुआ है। बोले सर ये दोनों तो ठीक है समझ में, तीसरा आप लिखिए सर। बोले तीसरा क्या है कि सिंपल सा बात है कि जैसे कि ये क्या है बेटा, एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। डेल्टा x क्या है बेटा, डिफरेंस ऑफ पाथ डिफरेंस है। डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस। टोटल एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना टोटल एंगल बन सकता है, 2 पाई। अगर वेव को एक कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, टाइम पीरियड T, और वो कितना उसका टाइम का डिफरेंस है। ये तो पता है सर कि जब डेल्टा x इक्वल टू 0 होगा तो डेल्टा t बाई टी भी 0 होगा। तो डेल्टा t बाई टी 0 है, तो इसका मतलब डेल्टा t बराबर भी 0। चूंकि सर ये फिल्म को लगाने से हुआ क्या, देखो इसको हम विजुलाइज आपको करवा सकते हैं कि ऐसा होगा कि ये ग्लास थिकनेस T का हमने लगा दिया, इसमें जो लाइट रे जा रहा था अब जाते ही इसमें ये इस पाथ पे जाएगा। चूंकि लाइट रेक्टिलिनियर परपोगेशन होता तो लाइट रे अपने इसी पाथ पे जाता, और ये इधर से एक लाइट जा रहा है P पॉइंट पे सर मीट कर जाता। लेकिन अब जैसे ये लाइट इधर आया फिर से यहां से डाइवर्ज हुआ, ये तो सर ज्यादा ना ट्रेवल किया डिस्टेंस, तो इसका मतलब अब पाथ डिफरेंस डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते थे। कैसे निकालते थे, ये स्ट्रेट लाइन था सर, ये स्ट्रेट लाइन था, परपेंडिकुलर डाले तो आपने कहा कि ये जो है आया बेटा डेल्टा x। ध्यान दो इधर, ये क्या आया, डेल्टा x। लेकिन अब तो वो बात है ही नहीं, ये लाइट रे खुद ऐसे आया तब ऐसे गया है सर, ऐसा ही होगा, अपने नॉर्मल की तरफ मूव कर गया होगा लाइट रे, फिर यहां से गया फिर डाइवर्ज हुआ, क्योंकि दोनों पैरेलल पाथ है, ये लाइट रे पैरेलल जाएगा, ऐसा गया। तो क्या अब हम ये वाला बात कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। बोले सर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा था उसका फेज डिफरेंस भी नहीं मालूम था, क्योंकि इक्वेशन ऑफ वेव हमको तो दिया नहीं था। दूसरी बात कि सर अब पाथ डिफरेंस भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है स्ट्रेट पे नहीं जा रहा, ये भी स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है, ये स्ट्रेट नहीं जा रहा है, ये अलग दूरी तय कर रहा है,
अब सर कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बात तो फिक्स है कि सर अगर आप कह रहे हैं कि सेंटर पे डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा टी भी 0 होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट ब्राइट बनेगा उसके लिए सर डेल्टा एक्स 0 होना चाहिए, तो डेल्टा टी भी 0 होगा। अगर सर टाइम का डिफरेंस 0 है, अगर सेम टाइम पे दोनों वेव एक साथ पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि सर यहां पे मैक्सिमा फॉर्म हो जाएगा। हमें नहीं पता है कि वो कैसे आ रहा है, लेकिन एक ही समय पे जब दोनों आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, मैक्सिमा बनाएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हमें ये बात पता चल गया, तो देखो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, हम डेल्टा टी हमको कह रहे हैं बात को, इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है फॉर किसके लिए बेटा, फॉर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। डेल्टा एक्स 0 मतलब फर्स्ट ब्राइट के लिए, मतलब सेंटर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो डेल्टा टी बराबर भी क्या है, 0 है। अब क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा कि बोले सर डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब ऐसा कहें कि टाइम डिफरेंस 0 है, तो सेंटर पॉइंट पे जो है, जहां पे भी ये पॉइंट पी मैक्सिमा बना रहा होगा, जैसे हमने कहा पहले सी पे बन रहा था अब पी पे बनाने लगा ये, क्योंकि हमें पता है कि अब ये जो है शिफ्ट हो जाता है, तो हम सी पे तो अब ये नहीं हो पा रहा है, किसी और पॉइंट पे हो रहा, लेकिन जिस भी पॉइंट पे हो रहा है सर, तो वहां पे डेल्टा टी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ऐसा कर सकते हैं कि टाइम टू मूव S1 to P is equal to time to move S2 to P, हाँ कि ना। S1 से P तक जाने में जो समय लगेगा वही समय S2 से P तक जाने में लगेगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े बेटा। S1 से P तक जाने में लगा समय कैलकुलेट कर रहे हैं, बोले कि सर पूरा का पूरा डिस्टेंस में ये थिकनेस जो है केवल इस मीडियम में चला है, और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा म्यू है, तो आप सब जानते हैं कि लाइट जब सर इस किसी मीडियम में मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी म्यू टाइम कम हो जाएगा, हाँ कि ना। तो इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग बेटा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख ये सकते हैं हम लोग कि सर कि t बाय वेलोसिटी इन मीडियम प्लस ऑफ S1 P माइनस ऑफ t बाय वेलोसिटी इन एयर। लाइट रे जो ट्रेवल किया ये थिकनेस t छोड़ के बाकी हवा में रहा है, एयर में रहा है, तो बेटा लिख सकते हैं ऐसा, इक्वल टू S2P बाय वेलोसिटी इन एयर VA लिख सकते हैं, S2P डिवाइड बाय VA कर सकते हैं। क्या किए, ये हम लोग क्यों निकाले, क्योंकि पता है पूरा लेंथ था S1P, उसमें थे T तक, इसमें चला बेटा मीडियम में, तो बाकी डिस्टेंस कितना चला जिससे वो हवा में चला, S1P माइनस ऑफ T हो गया। हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई VA बोथ द साइड, मल्टीप्लाई बाय VA बोथ साइड, दोनों साइड बेटा VA से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, ऐसा होगा T इंटू VA बाय VM प्लस ऑफ S1P माइनस ऑफ T इज इक्वल टू S2P। ऐसा लिख सकते, देखो VA बाय VM, अगर देखो बेटा ये कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये बेटा लाइट रे ये एयर में है, वेलोसिटी A मीडियम है, वेलोसिटी M। अगर ऐसा लिख सकते हैं लाइट रे 1 से 2 में जा रहा है तो म्यू 1 बाय 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन मीडियम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी रेसिप्रोकल, और हाँ कि ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या देखो ना, VA बाय VM को क्या लिख सकते हैं, म्यू, तो इसका मतलब T इंटू बेटा म्यू माइनस ऑफ ये वाला T इज इक्वल टू S2P माइनस ऑफ S1P। बात आपको कुछ समझ में आ ही रहा होगा, इक्वल टू सर S2P दैट इज द S1 स्लिट से पॉइंट P का डिस्टेंस,
S2P का मतलब स्लिट 2 से P तक का डिस्टेंस, दैट इज द, हम कहें कि जो टोटल पाथ डिफरेंस जो आता था वही तो आता था। तो इसका मतलब S1P माइनस S2P इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स जो है वो आ गया T टाइम ऑफ म्यू माइनस ऑफ 1। तो इसका मतलब ये बेटा आपके पास निकल के आ गया कि पाथ डिफरेंस जो आया, पाथ डिफरेंस जो आया वो कितना आ गया, T इंटू म्यू माइनस 1। अगर बात करें सेंट्रल मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस आता था वो तो 0 आता था, लेकिन अब जो है सेंट्रल मैक्सिमा के लिए भी पाथ डिफरेंस आ रहा है, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि यहां से अगर हम निकालना चाहें कि y जो है वो पॉइंट कितना है, ये तो पता है कि y जो सेंटर मैक्सिमम जिसके लिए कि 0 आता था, अब ये 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि अब ये सेंटर पे जो है बेटा C पॉइंट पे मैक्सिमा नहीं बन रहा है, अब सेंटर पे मैक्सिमा नहीं बन रहा है। तो ये बन कहां रहा है ये चेक कर लेते हैं। आप सबको पता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, बढ़े आगे। तो आपको पता है कि अगर बात करें जहां भी पहला मैक्सिमा बनेगा वही तो हमारा अब मैक्सिमा बनेगा, हाँ कि ना, करें बात। तो इसका मतलब है कि देखें कहां पे क्या बनने वाला है। तो हम लोग यहां से पता है कि सर अगर सर ऐसा हुआ तो हम लोग एक बात करते थे कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली D10 ऑफ थीटा होता था। ये होता था D साइन ऑफ थीटा आता था एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D10 ऑफ थीटा होता था। तो ये डेल्टा एक्स इक्वल टू सर D टाइम ऑफ स्मॉल y बाय कैपिटल D होता था, हाँ कि ना। ये वैल्यू पुट कर दें बेटा, डेल्टा एक्स का क्या आया है, T इंटू म्यू माइनस ऑफ 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी। तो y इज इक्वल टू T इंटू म्यू माइनस ऑफ 1 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। बोले इसका मतलब है कि जो ये P पॉइंट था, जो ये y डिस्टेंस पे आ गया है, वो डिस्टेंस आया है T टाइम ऑफ म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल मैक्सिमा जो शिफ्ट हो गया है वो इस y डिस्टेंस से हुआ है और ये इतना है, समझ रहे हैं बात को क्या। इसका मतलब है कि अब ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट। कुछ हुआ नहीं, इसके वजह से पूरा का पूरा जो फ्रिंज बन रहा था, जो पैटर्न बन रहा था, वो शिफ्ट हो गया। कितना डिस्टेंस है बेटा, T इंटू वाई माइनस ऑफ 1 इंटू डी बाई डी। कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं फ्रिंज शिफ्ट। इसको हम लोग पिछले क्लास में आपको ये सब बातें लिख के दिखाए थे, तो आपने कहा था, हमने ही कहा था कि बेटा अपने पास समय है, खूब आराम से समझेंगे बुझेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। देखो ये आप शायद आपने लिखा होगा, उसी को हमने ड्राइव कर दिया। ये बस ये वाला देखो बात कि कितना ये शिफ्ट कर गया था, वो देखो पाथ डिफरेंस T इक्वल टू म्यू माइनस 1, फ्रिंज शिफ्ट इक्वल टू T इंटू म्यू माइनस 1 इंटू डी बाई डी आ गया आपके पास। D क्या है, थिकनेस, ये सब बात है कि नहीं है। और इंपोर्टेंट बात, आप ये चूंकि नोट्स में लिखोगे, कल के स्लाइड में गया था। तो अब देखो यहां पे क्या, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ nth ऑर्डर। ये n पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि फॉर्मूला में कहीं n आया नहीं, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जो पहले जो है मिडिल में बनता था वही अब ऊपर की तरफ मूव कर गया। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा, वेवलेंथ ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, कितना शिफ्ट कर गया, सिंपल सा बात है, हमें शिफ्ट पता है कितना आया और फ्रेंच विड्थ से डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कि शिफ्ट जो आया है वो 10 mm का आया है या 10 सेंटीमीटर का आया, और एक फ्रिंज विड्थ जो था 2 सेंटीमीटर का था। इसका मतलब कितना फ्रिंज जो है वो आगे बढ़ गया, अब 5 गो। समझे बात को क्या, ओके।
इफ वी प्लेस अ फिल्म बोथ द साइड, अगर हमने क्या कर दिया, दोनों साइड फिल्म अभी तो लगाए थे ऊपर के साइड, दोनों साइड लगा दिए, तो ये किधर शिफ्ट करेगा? अगर ऊपर लगाए तो देखो ये वैल्यू डेल्टा एक्स पॉजिटिव आया है, क्योंकि देखो थिकनेस, बेटा फॉर्मूला देख लो यहां से, थिकनेस पॉजिटिव है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 पॉजिटिव, तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब चेंज कहां आया? पॉजिटिव ऊपर। तो मतलब अगर हम फिल्म जो है वो अपवार्ड रे में लगाए है तो ये ऊपर शिफ्ट करेगा, नीचे वाले रे में लगाते तो नीचे जाता। अगर हम कहें कि नहीं दोनों में लगा देते हैं तब क्या होगा? मतलब कुछ नहीं, आप देख लो नीचे ले जाने वाला अगर 10 mm है, ऊपर ले जाने वाला 8 mm है, तो रिजल्टेंटली ये नीचे जाएगा, कितना? 2 mm। अगर ऐसा हुआ कि ऊपर ले जाने वाला 10 mm ऊपर ले गया और नीचे ले जाने वाला 6 mm ले गया, तो इसका मतलब ये ऊपर गया, कितना? 4 mm। आपको तो इतना ही पूछेगा कि क्या होगा, किधर शिफ्ट करेगा। तो बेटा इफ फिल्म पुट इन द पार्ट ऑफ अपर, फ्रेंच पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड, एंड विद द फिल्म प्लेस इन द पैटर्न ऑफ द लोअर वेव, देन पैटर्न विल मूव शिफ्ट डाउनवर्ड। अगर दोनों साइड से जिसका ग्रेटर होगा उधर शिफ्ट कर जाएगा। कोई दिक्कत? गुड। हम इसी को ड्राइव करके बस थोड़ा दिखा दिए, तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर पीपीटीए से पढ़ा दिए, इसलिए कि थोड़ा समय को बचाना है, बचाना जरूरी है, क्योंकि मजबूरी है। 11th का रिवीजन भी कराना है, 12th का एक बार सिलेबस बोर्ड के लिए स्पेशली कम से कम पढ़ाना है कि नहीं है? अब ये प्लान कर चुका है, कर लिया गया है कि एटलीस्ट जो है 20-21 तारीख से जो है रिवीजन शुरू कर दिया जाए। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा, वैसे अब तो फिजिक्स में हम तो कभी उतना तेजी से पढ़ाए नहीं, कहाँ, कल भी तो एक ही चीज पढ़ाए, फिर जो है कल केवल वाईडीएससी पढ़ाए। हाँ, पीपीटी से ये हो रहा है कि हम क्वेश्चन जो है थोड़ा आसान, डेरिवेशन हम करके भले लाते, तो अगर अब डेरिवेशन नहीं करते तब लगता करे यार सच में सर डेरिवेशन करके दिखाना चाहिए था, ये सब चीज तो कर ही रहे हैं, है कि नहीं है? अरे नहीं करते डेरिवेशन क्लास में तो बोलते नहीं सर, नहीं नहीं तेजी से कर रहे हैं, डेरिवेशन समझे नहीं, बिना समझाए पढ़ा रहे, तो इससे अच्छा नहीं पढ़ाइए। समझ में आ रहा है ना? हम तो ऐसा हमने कह दिया है। हम तो ये लोग कह सकते थे कि 12th का 11th पढ़ा दिए हैं, 12th पढ़ा रहे हैं, लेकिन 11th का तुमको कुछ याद नहीं है, तो पढ़ाना है तो हमको समय चाहिए, समय कौन देगा? तुम ही लोग को देना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो तुमको थोड़ा सा जल्दी बढ़ना पड़ेगा और हमको भी थोड़ा सा जल्दी बढ़ना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ रिवीजन क्लास लग रहा है, 12th भी चल रहा है, रिवीजन दिन भर तुम यहीं रहो, तो क्या फायदा? वो भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और दिक्कत क्या है ना, जब तक आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखोगे, नया क्वेश्चंस करने के लिए मिलेगा तुमको समय लगेगा,
हो सकता है नहीं बने। इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखाने के लिए अब हमको समय बचाना होगा। तो इसलिए जो है हम लोग जो है आपको क्वेश्चंस जो है जैसे इसमें भी दे दिए हैं YDSC में, जैसे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाते, कई सारा क्वेश्चंस दिए हुए, ये सब वैरायटी का एग्जाम में आता है। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे दिया, जैसे मानते रेंडमली एक क्वेश्चन हम खोल लिए, इसी को सॉल्व करते हैं, रेंडमली 4-5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी फिर आप इसको कीजिएगा। अभी अपने पास जो है समय 1 घंटा है, खूब आराम से बस एक टॉपिक हमको समझाना है, 2 गो छोटा छोटा डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन समझा देंगे। पहले इधर पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखो क्या है। इन YDSC इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट इज द ट्वाइस ऑफ दैट लेंथ ऑफ द लाइट, देन द फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन है, बोले कि सर आप तो बताए थे कि देखो डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन ऐसे खुल गया कि मतलब बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऐसा हुआ, बोला कि कितना नंबर ऑफ मैक्स, तुम कुछ नहीं सोच पाओगे इस क्वेश्चन में, नीट में ऐसा नहीं आता है। तुम देख लो PYQ बना के, हम एक भी क्वेश्चन PYQ का नहीं करवा रहे एक्सरसाइज पे, तुम खोलोगे सारा फॉर्मूला पे बेस्ड है। 2 ही फॉर्मूला अभी तक में आया है कि y इज इक्वल टू लेमडा d/d या तो 2n-1 लेमडा d/2। अगर फ्रिंज विड्थ का बात करें तो लेमडा d/d, इसके अलावा कुछ आया YDSC में नहीं आया। जो थ्योरेटिकल पॉइंट है हम कंक्लूजन ऑफ YDSC में लिखा दिए हैं। ये क्वेश्चन है, बोला कि एक बात तो आपको पता है कि बोला जा रहा है कि सर कोई स्क्रीन पे कितना नंबर ऑफ जो है मैक्सिमम बनेगा। बोले सर आप तो बता रहे थे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम बनते चला जाएगा, तो इसका मतलब इनफाइनाइट रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन देखते हैं क्या सच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ बनेगा या नहीं। देखिएगा क्या है, ये बेटा स्क्रीन था, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये स्क्रीन था और यहां पे ये स्लिट था। हम इसलिए ये सब क्वेश्चंस दे दिए हैं, सारे लोग तो नहीं सॉल्व करेंगे लेकिन कुछ लोग तो सॉल्व करेंगे, और जो लोग सॉल्व करेंगे वो लोग कम से कम आके डिस्कस करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। आपको पता था कि सर कितना नंबर ऑफ मैक्सिमा और कितना नंबर ऑफ मिनिमा बने, कई तरह वैरायटी का क्वेश्चन है, मतलब इसके लिए समय चाहिए थोड़ा सा और मजा आएगा। आपको पता था कि सर आपको पता था कि बेटा डेल्टा x इक्वल टू आता था d साइन थीटा, और हम लोग डेल्टा x से डिसाइड करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, हाँ कि ना। क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या नहीं है, फेज डिफरेंस थोड़ी है जो हम उससे देख के बता देंगे, अपने पास एक ही चीज है वो है डेल्टा x। तो डेल्टा x इक्वल टू डी साइन थीटा। अगर हम डेल्टा x इक्वल टू डी टेन थीटा लेते तो टेन थीटा का वैल्यू प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न बनता। लेकिन एग्जैक्टली बात करें कि किसी स्क्रीन पे कितना बनेगा, दैट इज द प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आया था वो डी साइन थीटा आया था। अब देखो ना बात होगा, हमें बात कर रहा है किसका बेटा, मैक्सिमा का। इसका मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, हाँ कि ना। चलिए, तो इसका मतलब बोला है कि वेव टू स्लिट्स इज द ट्वाइस डेट ऑफ द वेवलेंथ। इसका मतलब डी के जगह पे बेटा 2 लेमडा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। इसका मतलब लेमडा से लेमडा कट कर दें तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन बाय 2। एन क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमा, अरे हाँ कि ना। चलो देखते हैं भाई क्या होता है कि अगर हम लोग बेटा एन का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, एन बराबर 0, एन बराबर 0 हो जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बोला ठीक है सर। अगर ऐसा हो जाए कि सर एन बराबर 1 पुट कर दीजिएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू सर 1/2, हाँ कि ना। तो सर एन का वैल्यू, सर जो फ्रेंचेज जितना ये सेंट्रल मैक्सिमा से ये पहला ब्राइट बना, ये सेंट्रल मैक्सिमा, फिर सर एक ब्राइट बना, तो नीचे भी तो बनेगा, जो चीज ऊपर मिला है वो नीचे भी तो मिल सकता था। तो इसका मतलब ऐसा लिखे साइन थीटा एन बराबर, तो ये प्लस माइनस हाफ, ऊपर के लिए प्लस नीचे के लिए माइनस। अगर हम लोग बात करें एन इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस ऑफ 1। कोई दिक्कत, ये साइन थीटा बराबर 0, तो इसका मतलब हाँ सर जब एन बराबर 0 होगा तो ये एक मैक्सिमा, इधर प्लस हाफ एक माइनस हाफ, 2 3 4 1 5, 2 प्लस माइनस
2 + 1 - 1 और 1 0। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम कितना आएगा? नंबर ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल टू, बोलो बेटा, 5। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना बनेगा बेटा? 5 बनेगा। मजेदार चीज एक और बताएं, क्या बोलो? अगर यही क्वेश्चन पूछता नंबर ऑफ मैक्सिमा ऑन स्क्रीन, बन तो रहा है 5 मैक्सिमा, लेकिन स्क्रीन पे कितना दिखाई देगा? सोचो जरा, दिमाग लगाना होगा। नहीं लगा पाओगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बोले कि सर, कि जब आपने लिखा साइन थीटा इक्वल टू ±12, उस केस में एंगल कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो ये जो एंगल हम लोग बात कर रहे थे यही तो एंगल सर थीटा होता था। 90 डिग्री का मतलब ये रे कहां हो गया बेटा? इस तरह से, और नीचे भी इस तरह। इसका मतलब इनफाइनाइट पे हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम बन रहा है और एक नीचे इनफाइनाइट। अरे कौन आदमी होगा जो इनफाइनाइट तक पर्दा लगा के स्क्रीन पे जाके देखेगा मैक्सिमम? क्या हम स्क्रीन इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं? नहीं। तो स्क्रीन पे केवल कौन सा पॉसिबल होगा? रियल। तो जो इनफाइनाइट पे है तो हमको नहीं पता, देख ही नहीं पाएंगे। तो स्क्रीन पे जो आएगा वो कितना आएगा? ऑन इन स्क्रीन तो कितना आएगा? केवल 3 आंसर होता है इसका। बात समझे कि नहीं? ऑन इन स्क्रीन जा, ऐसे रहने थे क्या? क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन वहां से देख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब ये सब क्वेश्चन तो हल्का है, वो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। ये देखो, ये सब तो बना दोगे। बोला कि YDAC जब इतना वेवलेंथ का लाइट डाले तो 90 फ्रिंज बन रहा था, और बोला कि जब हम इतना वेवलेंथ का डालेंगे तो कितना बनेगा? तो कौन नहीं जानता है? n1 λ1 इक्वल टू n2। तो बेटा ये 92 इंटू 5898 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू n2 इंटू λ2। बोलो 55461 होता तो n2 इज इक्वल टू, बोलो कितना? इसमें डिवाइड कर दोगे? क्यों डिवाइड करना है सर? ये वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, डिवाइड करेंगे 92 से वैल्यू ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन 92 से ज्यादा है, वो है 99। हाँ कि ना? तो n2 इज इक्वल टू कितना? 99। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाए, देखो तो क्या होगा। In the Young's double slit experiment, if with separation between coherent source is half, that is the small d को small d is equal to d dash equal to d by 2, and the distance between screen and coherent source capital D becomes double 2d। तो पूछा है कि देन फ्रिंज विड्थ क्या होता है बेटा? बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा बड़ी दी बाय छोटी दी। तो इसका मतलब बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बड़ी दी बाय छोटी दी। तो इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बीटा डैश इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ बीटा। जब तुम कह ही रहे हो तो हम क्यों इतना दिमाग लगाए? अरे हाँ कि ना? ऐसा सब, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है मार्केट में। देखो ये क्वेश्चन देखो, इन यंग्स डबल स्लिट देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट। ओके, इनिशियल फेज 0 है, बहुत सुंदर। अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमा हैज पाथ डिफरेंस। क्या पूछा बेटा? इसका मतलब डेल्टा एक्स इक्वल टू पाथ डिफरेंस किसके लिए? फिफ्थ मिनिमा 2n माइनस ऑफ 1 लेमडा बाई 2। तो बता 5 दूनी 10 1 9 लेमडा बाई 2। नहीं समझे बात को? मिनट नहीं लगता है, मतलब सेकंड में काम होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, पढ़ो, तुमको लगेगा कि बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या क्या लिखा है। कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, रिजल्ट आएगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट। जो दिया है लिखो। तो स्मॉल डी बराबर बेटा 2 mm आर द लिमिटेड बाय 2 photons ऑफ द वेवलेंथ लेमडा 1 लेमडा 2। लेमडा 1 इक्वल टू बेटा 12,000 एंगस्ट्रॉम। एंड बेटा लेमडा 2 इज इक्वल टू
10,000 एंगस्ट्रॉम at the minimum distance from the common center bright fringe from interference coincide with the bright fringe from the other। तो पूछा जा रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंटर। ओके, कॉमन पहले तो दोनों को जानेंगे उस सेंटर पे तो मैक्सिमा बनेगा। पूछा है कि कोइंसाइड विद द ब्राइट फ्रिंज, कहां पे कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब सिंपल सा अगर हम लोग बात करें कहां पे कोइंसाइड करेगा, क्वेश्चन पहले समझे क्या कहा। क्या बोले कि सर सेंटर पे दोनों को मैक्सिमा है, दोनों मिल रहा है तो पहले जीरो हो गया। बोला कि कहां पे इसका भी मैक्सिमा और इसका भी मैक्सिमा दोनों मिल जाएगा, वो डिस्टेंस पूछा है। हम मान लिए कि एन पॉइंट पे जाके वो मिल जाएगा, ऐसा ही मानना होगा बेटा। गुड, तो जिस पॉइंट पे मिल रहा है तो आप सब जानते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन नहीं दिया है ना, ओके। तो एक काम कर लेते हैं, दोनों से निकाल लें लेमडा डी बाई डी, डिस्टेंस डी दे रखा नहीं, तो इसके लिए होता कि n1 लेमडा 1 इक्वल टू n2 लेमडा 2, दोनों का जो है अच्छा 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 मानते हाँ, कोई ब्राइट जाके मिला, हमको नहीं पता है कि कौन सा जाके मिला, तो हमें y निकालना पड़ेगा, जाके किसी से भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखो ना यहां से क्या लिख सकते हैं, क्या तो ऐसा लिख दें कि n1 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 12,000 इंटू n1 इज इक्वल टू n2 इंटू 10,000। ओके, कहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट। ओके, are the limited by the photons of two wavelength lambda 1 and lambda 2 at the what minimum distance from the common center fringe from one interference pattern coincide with the bright fringes from the other। okay, central minimum distance is common center bright from the one interference pattern coincide with the bright fringe of the other। ओके, इसका पहला और इसका पहला जो है वो जो है पहला बार कहाँ कोइंसाइड करेगा, ये तो पूछ रहा है ना, कि मतलब कि इसका मतलब पहली बार जो है दोनों कहाँ पे दोनों का इंटरफेरेंस कोइंसाइड कर जाएगा। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं ना ऐसे निकाल के, कई सारा तरीका जिसमें एक n1 n2 निकालते हैं, तो पता है जहां पे कोइंसाइड करेगा वो y के बराबर होगा। नहीं तो एक चीज देखो ना, कुछ करते हैं, यस कैंसिल हो गया, 10,000 है, तो ये यहां से आ गया 12 ऑफ n1 इज इक्वल टू 10 ऑफ n2, ऐसा होगा। तो हम लोग निकाल लें तो डेल्टा x इज इक्वल टू होता है n लेमडा डी बाय स्मॉल डी, और क्या कर सकते हैं इसमें, तो उसके लिए भी तो डेल्टा x जो है, अच्छा अच्छा n2 काम करो, हमें d लाना है ना, तो ये d के बारे में इसमें द स्लिट्स आर 2 mm है, n1 10 12 n1 इक्वल टू 10 n2 के बराबर होगा, ये कोइंसाइड करेगा, मतलब ये इस रेशियो में कोइंसाइड करेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 5, फिर 12 और 10 आएगा, फिर 18 और 15 आएगा,
6 टाइम ऑफ n2 इक्वल टू 5 ऑफ n2 आएगा। तो अगर हम लोग इसके लिए पुट कर दें तो n1 6 ऑफ n1 पहले से छठा और इसका पांचवा, ठीक है। तो ऐसा करो ना, तो 6 लेमडा 1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस ऑफ 5 ऑफ लेमडा 2 इंटू कैपिटल डी बाई डी। ये आ जाता है, स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस नहीं दे रखा ना। फिर भी तो जरूरत पड़ेगा ना। क्वेश्चन ये तो पता है, इसका छठा और उसका पांचवा के बीच का डिस्टेंस हमें निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कॉमन जो है वो क्या आएगा। लेकिन डी तो चाहिए है? अरे टाइपिंग तो हो सकता है, पहले देखना। अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन तक करें, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब में तो दिया हुआ है। इन YDSC French width of 0.8 mm is obtained on the screen placed 2.5 meter away. Okay. If whole apparatus TUS apparatus is emerged स्पेलिंग ठीक है, RESED नहीं सही है, इमर्ज इन वाटर रिफ्रैक्टिंग फॉर द न्यू फ्रेंच विड्थ। आपको तो पता ही था, बीटा इन वाटर इज इक्वल टू बीटा इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। कितना mm का है? 0.8 mm डिवाइड बाय 4/3। तो ये होता है बेटा 0.6 mm का, 0.6 mm। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से सॉल्व कर लोगे क्या सब? एक ये देखो यहाँ पे इन सॉल्व कर दिया। सॉल्यूशन इसलिए दे देते कि घर पे बनाओगे तुम तो यूज जरूरत पड़ेगा, लेकिन आते ही तुम बोल दिए सर सब लोग PPTS बना रहे, बोले चलो हम सॉल्व करवा देते हैं। चलो समझा देते हैं क्वेश्चन। इन YDSC a mixture of a light of wavelength इतना and unknown wavelength are used, third bright of unknown coincide with the fourth bright। तो आपको पता है तीसरा और चौथा ब्राइट आपस में कोइंसाइड कर रहा है ना। तो फाइंड द अननोन वेवलेंथ कितना होगा। अननोन वेवलेंथ अगर कितना होगा, अगर ये निकालना है तो आपको पता है 590 नैनोमीटर है इनटू थर्ड ब्राइट बाय द फोर्थ विद द अननोन, हमें पता है लेमडा निकालना है। ये बेटा नैनोमीटर में है तो रहने दीजिए, तो यहां से आ जाएगा बेटा 4/3। तो लेमडा इक्वल टू 590 इंटू 3/4 नैनोमीटर। अब डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 442.5 नैनोमीटर। कोई दिक्कत? इसमें आता है कि फोर्थ ब्राइट मिल रहा है, कोइंसाइड कर रहा है थर्ड से, तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको पढ़ते हैं। इन YDSC टू आइडेंटिकल इट्स इन YDSC टू आइडेंटिकल इट्स टू इक्वल इन, क्या क्या लिख दिया है। इन YDSC two identical equal intensity bright fringes at the center seen. If one of slit is now closed,
in YDAC two identical coherent source of equal intensity bright fringes of at the center scene center of screen. If one slit is the closed, then the brightness the same bright fringe on the screen will be. चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम समझा देते हैं, वो क्या लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ये स्क्रीन है और ये स्लिट है, बोला गया कि सेम इंटेंसिटी है, लेट से आई नॉट है और ये आई नॉट है, जो है वो बेटा सेंटर मैक्सिमम पे, सेंटर पे जो मिल रहा है इंटेंसिटी जो भी मिल रहा है वो बताइए क्या मिल रहा है। तो पूछा जा रहा है कि अगर दोनों स्लिट है इक्वल इंटेंसिटी का अगर आ रहा है तो आपको सेंटर पे जो इंटेंसिटी दिखेगा, अब चूंकि आई नॉट सब कहीं यूज नहीं किया गया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं क्या होगा। कि अगर बात कर रहे हैं कि सेम इंटेंसिटी का आ रहा है तो आपके पास जो है सेंटर पे जो इंटेंसिटी आ रहा है वो क्या आएगा। तो सेंटर पे इंटेंसिटी लेट से हमने कह दिया कि आई नॉट आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, आई नॉट आ रहा है, और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं इंटेंसिटी आई और आई आ रहा है, ठीक है। तो आई नॉट कितना होगा, आपको पता है कि सेंटर पे जो बेटा फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री का होता है, क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना है 0 डिग्री का। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है, इसलिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आई नॉट इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ आई के बराबर होगा। कैसे, i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 cos फाइव, अंडर रूट में होगा i इंटू आई, तो आई स्क्वायर का रूट आई, तो बेटा 4i आ जाएगा। या दूसरा फॉर्मूला 4i इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 से भी देख लो, तो 4i आ गया इंटेंसिटी। अब कह रहा है कि जो भी सेंटर पे मैक्सिमम बन रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन आपके PYQ में दिया होगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक वो लिख दिया है, टाइप कर दिया है, इसलिए अब हम लोग अपने से हम लिखते हैं। तो अब बेटा ये आई है, अब क्या कर रहा है कि बोला कि एक को जो है वो जो है बंद कर दिया गया, 9 अब क्या हो गया, एक स्लिट को क्लोज कर दिया गया। अब एक को क्लोज कर देगा तो पता है कि एक ही इंटेंसिटी आएगा यहां पे, तो आपको पता है कि सर ये क्लोज कर दिया गया है, क्लोज, तो अब क्या YDSC होगा, नहीं, इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो यहां पे जो भी इसका इंटेंसिटी था वही इंटेंसिटी आएगा, कितना, आई के बराबर आएगा। तो आप तो बता ही रहे थे कि सर जो सेंटर पे इंटेंसिटी बन रहा था वो 4i बन रहा था, गिवन है इनिशियल 9। अब क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर पे जो होगा वो केवल आई है, जो कि बेटा जो कि अरे जो कि बेटा आई नॉट बाय का 4 टाइम है, क्योंकि आई नॉट किसको बोला है, 4i को, तो अब जो बन रहा है वो आई बन रहा है, दैट इज द आई नॉट बाय 4, तो ये आई नॉट बाय 4 के बराबर होगा। नहीं समझे बात को, बढ़े आगे, गुड। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो और अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट पे। हम लोग बहुत पहले इससे आपका जिक्र किए थे, इसका डेरिवेशन अपने में नहीं है, सिर्फ हम आपको एनालाइज करवा सकते हैं। सुनिएगा क्या है कि अगर ये मान लेते हैं बेटा ये रूम है, आपको कई बार हम जब स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि हर एक फिनोमिना के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ये हो क्या रहा है। किसमें, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि लाइट रे सर इस मीडियम से गया, सर वो जो सेपरेटिंग मीडियम पे इंसिडेंट हुआ और इसी मीडियम में वापस आ गया। सर अगर वो मीडियम में अंदर चला गया तो रिफ्रैक्शन हुआ। इंटरफेरेंस में क्या हुआ, आपस में सुपर इंपोज कर गया। लेकिन क्या होता है कि अगर सर हम बात करें कि हमने पढ़ा है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, पढ़ते हैं लाइट किस पाथ पे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन पे पाथ करता है। इस डेफिनेशन को पढ़ने से के पहले हम इस एक फिगर पे आना चाह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा, हमने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं यहां से, इस फिगर से पहले और हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं आपसे। चलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर यहां पे बेटा एक सोर्स होता, ध्यान से देखिए पूरा डेरिवेशन यही करेंगे, बाकी किसी काम का चीज नहीं है।
अगर ये यहां पे है तो यहां से सर इस सोर्स से ये लाइट वेव जा रहा है सर। अगर हम लोग क्या करें बेटा कि यहां पे हमने क्या किया, एक यहां पे लगा दिया बेटा शेडो लगा दिया, शेडो मतलब स्लिट लगा दिया कि इधर लाइट नहीं जा पाए, और हमने यहां पे भी एक लगा दिया कि लाइट रे इधर से इधर नहीं जा पा रहा है। तो क्या होगा कि यहां जो लाइट आ रहा था, क्या कोई जो पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा था, ये वेव फ्रंट है, तो क्या कोई एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है या कई सारे सर? अगर हम कोई एक पॉइंट सोर्स लेते हैं तो कोई एक जो है पार्टिकल्स मूव करता है या इस मीडियम में पूरा का पूरा 360 डिग्री पे, दैट इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ। हमने क्या किया, इसमें से कुछ पार्टिकल्स को रोक दिया, तो इसका मतलब जो पार्टिकल यहां से बेटा आ रहा होगा, देखना कुछ पार्टिकल्स बना रहे हैं जो वाइब्रेट कर रहा है, उनमें से ये जब सब पार्टिकल्स जो वाइब्रेट्स कर रहा था, अब इनमें से केवल और केवल यही सारे पार्टिकल्स जो है आगे प्रपोगेट कर पाएंगे, राइट। इधर वाला सब तो क्या जाएगा, खत्म हो गया, क्योंकि उधर पार्टिकल जा नहीं रहा था, वेव फ्रंट खत्म हो गया, इसलिए तो सर उधर लाइट नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये सारे पार्टिकल्स आएंगे। तो अगर बात करें ये सारे पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट करेंगे तो लाइट रे आपको सर यहां से यहां तक इसी रीजन में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अगर ये वेवलेट्स जो है बेटा, ये जो वेव फ्रंट है ये सामने की तरफ ही जाएगा और ये सामने की तरफ जाएगा। हम यहां से एक लाइट रे को भेजें तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो सामने ही जाना चाहिए। लेकिन आप हमें बताइए कि अगर हम कहें आपसे कि आप सबने ऐसा देखा है कि सर रात के अंधेरे में ये थोड़ा सा, चूंकि ये इसका इंटेंसिटी बहुत कम होता है, ये बहुत कम फिनोमिना जो है आपको जो है बहुत कम, चूंकि इसका जो क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट लेवल होता है वो बहुत कम होता है। जैसे अगर हम पूरे पूरे रात में एकदम डार्क अंधेरा में हमने क्या क्या सुने जाते, अंधेरा में अगर इस रूम में लाइट लगा जला दें तो आप इस फ्लोर पे सीढ़ी पे चढ़ते ही जैसे इस बालकोनी से होकर अंदर की तरफ आओगे, मतलब देखिए गैरेज की तरफ, मतलब उसको क्या बोलते हैं कॉरिडोर नहीं, ये जो रास्ता है बेटा कॉरिडोर, हाँ, इस कॉरिडोर से जैसे ही अंदर की तरफ आओगे आप ये बता दोगे कि किस रूम में लाइट जल रहा है। क्या नहीं बता पाओगे? कहां से देख के बताओगे? आंख से देखोगे? यह हमें बताओ, ये पूरा पैक है भी, इस पोजीशन से या इस पोजीशन से या यहां से या यहां से? बोले सर ओ ये बेटा ये बंद है। बोले कि ये सब कहीं पोजीशन से नहीं, हमें पता है कि सर ये डोर का जो जितना भी साइड है ना कॉर्नर सर, वहीं से हम बता पाएंगे। होता क्या है सर कि बेसिकली कि जो लाइट रे यहां जा रहा है वो तो जाना ही चाहिए सर, लेकिन क्या हो रहा है कॉर्नर से कुछ एरिया जो है वो भी इल्यूमिनेट होता है, कि बेसिकली लाइट जो है आपको इस रीजन में दिखाई देगा, ना कि सिर्फ इसी रीजन में। हाँ कि ना? ये रीजन ब्राइट हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइट जो है इस रीजन में क्यों ब्राइट हो रहा है, क्यों लाइट ड्रॉपलेट्स आ रहा है, क्यों वेवलेट्स आ रहा है? समझ रहे बात हो क्या? अगर हमने कहा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है तो लाइट जो है यहां पे क्यों आया, यही एक क्वेश्चन मार्क था। समझे बात को? तो बेसिकली बताया गया कि यहां पे जो लाइट रे आया ये आया है डिफ्रैक्शन के वजह से। तो बेसिकली क्या है डिफ्रैक्शन? सर जब भी लाइट रे अपने साइज के आसपास पार्टिकल के साइज से जब ये स्ट्राइक करता है तो ये जो है अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, जिसके वजह से जो है ये अपने पाथ से डेविएट होगा, जिसके कारण जिस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। कहां पे पार्टिकल साइज आपको छोटा मिलेगा? दीवार से टकराएगा, दीवार का साइज छोटा है नहीं, कॉर्नर ऑफ एज ऑफ अ बिल्डिंग, एज ऑफ अ डोर, यहां से जब वो टकराएगा तो ये पार्टिकल मॉलिक्यूल से वो टकराएगा, एटम से टकराएगा, तब जाके जो है एटम्स का साइज भी जो है लगभग जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास होता है कि नहीं है? तो इसका मतलब डिफ्रैक्शन फिनोमिना हमें सुनाई देगा, पता चलेगा हमको। बोले अच्छा ठीक। तो डिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द शार्प एज ऑफ अ ओपेक ऑब्स्ट्रकल or the aperture and its spreading in the geometrical shadow region
is defined as the diffraction of the light. So diffraction or deviation of light from the rectilinear progression tendency is defined as the diffraction of light. The phenomena of the diffraction of light discovered by Grimaldi, साइंटिस्ट का नाम था. अब क्या है डिफ्रैक्शन, आपको समझ में आ गया. अब इसके लिए जब ये डिफ्रैक्शन होता है तो बेसिकली क्या होता है, ये इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन. ये लाइट रे गया तो ये ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन था कि लाइट रे को इस वाले रीजन में नहीं आना चाहिए. दो अलग कई तरह का फिगर बना सकते हैं. जैसे हमने वो बनाया था, क्या किया था उसमें, हमने बीच वाले पार्ट को खाली रखा. इस बार क्या किया हमने, ये लाइट सोर्स जा रहा था, हम बीच में ऑब्स्ट्रकल रख दिए. अब ज्योमेट्रिकल शेडो का मतलब क्या हुआ, शेडो कहां बनेगा, जहां लाइट पास नहीं कर पाएगा. तो इसका मतलब है कि लाइट रेसर की इस रीजन में, ये जो लाइट इधर ही जा रहा था, इधर ही जा रहा था, इस रीजन में कोई लाइट वेव नहीं आया, तो यहां पे कोई लाइट रे नहीं आना चाहिए था. लेकिन आप जानते हैं यहां जो लाइट रे टकराया ड्यू टू डिफ्रैक्शन इस रीजन में चला आया, तो ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन में आ गया. तो इसका मतलब है ये लाइट रे कैसे आ गया, क्यों आ गया, इसका मतलब लाइट जो है अपने ही मीडियम में स्ट्रेट लाइन पे नहीं ट्रेवल कर रहा है, तभी तो हो रहा होगा. तो बोला कि ऐसा नहीं है भाई, ये जो है ये चूंकि ये लाइट वेव अपने ही साइज के ऑब्स्टेकल से टकराया है, जिसके वजह से बेंड हो गया. लाइट तो स्ट्रेट लाइन पे ही चलेगा, जब ऑब्स्टेकल इसके साइज का मिलता है तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, जिसको एक नया फिनोमिना ऑफ लाइट बोला, नया प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बोला, जिसको क्या कहा, डिफ्रैक्शन. अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है, बोले कुछ नहीं सर, कुछ नया नहीं होगा, जो इंटरफेरेंस का रिजल्ट है ये उसका उल्टा होगा. क्या होगा, जो डिफ्रैक्शन है उसमें इंटरफेरेंस का फॉर्मूला को ही उल्टा करके लगा देंगे, रिजल्ट आ जाएगा. अपने लेवल पे में सी लेवल तक पे उसका डेरिवेशन किसी काम का नहीं है. लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा फील कराते हैं. जो बोर्ड का क्वेश्चन आता है वो ये है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का. बोर्ड का इंपॉर्टेंट कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस क्या है. क्या आप सब जानते हैं बेटा. तो दो कोहेरेंट सोर्स रिक्वायर्ड चाहिए हमको, किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए, और इसके लिए हमें सिंगल सोर्स चाहिए. अब डिफ्रैक्शन नेसेसरी फॉर अकर इन द स्लिट ऑफ वाईडीएससी, चूंकि इंटरफेरेंस होगा तो वाईडीएससी होगा. डिफ्रैक्शन में वाईडीएससी नहीं होगा, इंटरफेरेंस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सुपर इंपोज थोड़ी ना कर रहा है. अब देखिए आप, ऑल फ्रिंचेज आर द इक्वी डिस्टेंस, सारे फ्रिंज कहां होगा बेटा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा. अच्छा एक चीज और देखो उसमें छूटा, वो अभी बता देंगे. विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा हो मिनिमम सबका विड्थ क्या होगा, बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी. लेकिन इसमें क्या होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ज्यादा ब्राइटनेस का होता है, ज्यादा विड्थ का भी होता है, ज्यादा ब्राइटनेस का भी होता है, और बाकी धीरे धीरे खत्म होके ये कहानी खत्म हो जाता है. ऐसा थोड़ी है डिफ्रैक्शन हो रहा है सर, पूरा फ्लोर पे लाइट हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी ही खत्म हो जाता है. दिस इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज द डिक्रीजेस इन द मैक्सिमम टू बोथ द साइड. जैसे सेंट्रल मैक्सिमा है ना, ये मैक्सिमा से ऊपर बढ़ते जाएंगे, इंटेंसिटी घटता जाएगा और ये चीजें खत्म हो जाएगा, और नीचे जब आगे धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो जाएगा. लेकिन क्या है, वाईडीएससी में आपको ये पैटर्न जो है इक्वल इंटेंसिटी का दिखेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह से आपको दिखेगा. हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन. दो टाइप का डिफ्रैक्शन होता है. एक होता है बेटा फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, अब हमें ये ऑब्जर्व करना है, तो हमने क्या कर दिया, जैसे मानते लाइट वेव आ रहा था, हम यही रख दिए, तो लाइट रे यहां से जो जा रहा था ये सीधा जाना चाहिए था, यहां से जो आ रहा है सीधा आना चाहिए था. अब क्या हुआ कि हम ये देखना चाह रहे हैं इस रीजन में, इस बीच में तो हमें कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन फिर भी लाइट आ रहा है, तो किस वजह से, ड्यू टू डिफ्रैक्शन. अब इस पैटर्न को देखने के लिए हमने स्क्रीन लगा दिया. अगर आप स्क्रीन काफी क्लोज लगाए हो तो इसको बोलते हैं फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, और अगर स्क्रीन काफी दूर है तो इसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. अब चूंकि क्या है ना कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए क्या है, स्क्रीन बहुत दूर है, तो लाइट रे पहुंचेगा कैसे, तो इसके लिए क्या करते हैं, दो लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो ताकि क्या करे, जो लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगा उसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिलाएंगे, तभी तो इंटेंसिटी दिखेगा. नहीं तो क्या होता है, दूर जाते धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है. मानते लाइट रे आ रहा है, वहां पे दूर पे जा रहा है,
तो उसको क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि जनरली हमें पॉइंट सोर्स मिलता है या तो सिलेंड्रिकल मिलता है। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा है, स्पेरिकल, ये डाइवर्ज होगा। अगर सिलेंड्रिकल है तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ज करते हैं ताकि क्लियर हमें दिखाई दे। अब सोचिए ऐसा हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जहां हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोले देखो दिख रहा है तुमको, बोला नहीं सर, बोले हो रहा है, तुम देखो बढ़िया। तो अब दिखना भी तो चाहिए, तो वो क्या करता है, दो लेंस लगाता है। तो लाइट रे को क्या कर लेता है, कन्वर्ज करता है। फ्रेस्नेल अपने सिलेबस में नहीं रहा, फ्रॉनहोफर है। तो इसके लिए कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दोनों में क्या अंतर था, ये आता था, क्योंकि अब ये हट गया है तो अब डिफरेंस नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। बोले सर ऑब्स्टेकल जो है बेटा इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड स्क्रीन। सॉरी किसमें, फ्रॉनहोफर में। फ्रेस्नेल में क्या होगा बेटा कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस होगा। प्लेन वेव फ्रंट इज रिक्वायर्ड, इसके लिए हमें कैसा चाहिए, प्लेन वेव फ्रंट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं ताकि यहां पे एक पॉइंट पे आ जाए हमको। डाइवर्जिंग को क्या कर लिया बेटा, कन्वर्ज कर लिया। इसमें स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इज रिक्वायर्ड, ये तो नजदीक में है तो जैसा भी आएगा तो उससे काम हो जाएगा। कॉन्वेक्स पेन से देखो लिख दिया, लेंस इज यूज टू कन्वर्ज लाइट रे कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट। लेंस और मिरर आर नॉट रिक्वायर्ड। बस सबसे सिंपल एग्जांपल है, सर फ्रेस्नेल होगा तो स्क्रीन पास होगा, सर फ्रॉनहोफर है तो बहुत दूर होगा। चलिए अब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अपने सिलेबस का हिस्सा है, हम इसको बस समझा देते हैं कैसे। ये डायग्राम क्या दिया है वो सब छोड़िए, हम अपना बात करते हैं। ऐसा है बेटा, हमने क्या कर दिया, दो यहां से शेडो बना दिया, समझ लीजिएगा। बाकी ये वही बात है, अगर समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे तो खैर आप तो बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि समझने के बाद ही तकलीफ शुरू होता है। और अगर समझ भी गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना समझे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। फॉर्मूला ही याद रखना है। तो समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो और भी अच्छी बात, क्योंकि समझ में आएगा तो कंफ्यूजन होगा, नहीं समझ में आएगा तो नो कंफ्यूजन नो प्रॉब्लम। देखो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको समझाई देने का। अभी कोशिश की तब सर नहीं मत समझाइए सर, कोशिश कर रहे हैं समझ में आ जाएगा, देखिएगा क्या होगा, बहुत आसान चीज है। बात करोगे तो एकदम नहीं समझ में आएगा। बर्तन देखो इधर ध्यान से देखिए, शुरू करें, 10-15 मिनट तक देखिएगा, आधा घंटा में छोड़ देंगे। 2 बजे तक में नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन करा दिए ना 5-7 को, अभी ये नहीं हो पाएगा। समझो थोड़ा बात को, पोलराइजेशन में थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा फील करा दें। नहीं दिया गया है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नहीं कराते तो हो जाता, तुम आते ही बोल दिए ना सबको आज स्लाइडेज पढ़ा रहा है, तो बोले कि नहीं इसको पढ़ा दो अलग से। सुनो बेटा ध्यान से, ये सब समय ऐड हो रहा है, 32 मिनट अब हो गया एक्स्ट्रा। देखो अब देखना बेटा क्या होगा, तुम लोग ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा लॉजिकल है। सुनिएगा बेटा, हम चूंकि हम ऐसा मान रहे, हम कुछ रे जो वेवलेट से जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेट्स। ये कुछ वेवलेट्स है। क्या कोई सच में इतना ही होगा कि इनफाइनाइट? तो छोटा सा गैप रख दो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेट्स पास करेगा। हम समझने के लिए मान लेते हैं बेटा, यहां से लेके ये 1 नंबर का वेवलेट्स है और ये 100 नंबर का वेवलेट्स है। अगर ये जाके दोनों किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, और यहां पे आके बेटा ब्राइट फ्रिंज बना रहा है, हम यहां से ये डिस्टेंस गैप कर लेते हैं। चूंकि बेटा अगर ये मैक्सिमा बना रहा है, मैक्सिमा ऑब्जर्व हो रहा है, तो 2 वेव आपस में मिल रहा होगा और मैक्सिमा बना रहा होगा। लेकिन क्या सच में कि 2 वेव आके जहां मिला मैक्सिमा बन गया? क्या यहां पे 2 ही वेव फ्रंट है क्या? 2 ही ड्रॉपलेट्स हैं क्या? 2 ही वेवलेट्स हैं क्या? नहीं सर, कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर है एक्चुअली। तो बेसिकली हमें ब्राइट तो वही दिखेगा जहां सारा ब्राइट जाके मिलेगा, और डार्क तो हमें वही दिखेगा जहां सबका डार्क होगा।
नहीं समझे बात को? तो ऐसा माने कि सर कहां पे जाके लगभग सब मिल जाएगा। सुनिएगा, हमें सर अगर मैक्सिमा चाहिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, यही बस पॉइंट है। अगर मैक्सिमा चाहिए तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा चाहिए, तभी तो मैक्सिमा बनने का क्या शर्त है? डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा। मैक्सिमा का तो हम तो पढ़े हैं ये बात की, एन लेमडा। सुनिएगा बात को क्या हुआ कि सर ऐसा करें कि यहां से लेके 100 नंबर तक है, हमने इसको बीच में डिवाइड किया, इधर जूम करके दिखा रहे हैं, ये 1 नंबर का है, यहां आके मिला। ये यहां से बेटा 51 नंबर का था, ये भी जाके यहां मिला इसको में, और यहां से 2 नंबर का जो है वो अगर 51, ये 52 नंबर के से जाके मिले तो ये इसके लिए सर सबके लिए पाथ डिफरेंस सेम होगा। एक किससे मिल रहा है? 51 से। हमने पूरे डिस्टेंस को इक्वी डिवाइड कर दिया, आधा आधा कर दिया। अब एक मिलेगा किससे? 100 से। एक अगर 100 से मिलता तो लाता मैक्सिमा, हो सकता है मिनिमा लाता। लेकिन पता है सर कि जो भी पाथ डिफरेंस आए एक्स वाई जेड, हमें नहीं पता सर कि मैक्सिमा हो रहा है मिनिमा हो रहा है, लेकिन सर पाथ डिफरेंस सर जो पहला और 51 के बीच में होगा वही पाथ डिफरेंस सेकेंड और 52 के बीच में होगा, वही पाथ डिफरेंस 53 और 3 और 53 के बीच में होगा, वही पाथ डिफरेंस 4 और 54 के बीच में होगा। क्योंकि डिस्टेंस सबके लिए ये वाला जो है बेटा, ये डी सबके लिए सेम ले रहे हैं, डी सबके लिए सेम ले रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस भी सबके लिए सेम आएगा। अभी हम डी मान रहे हैं, ये जो है बेटा, ये जो डिस्टेंस है अभी डी है, लेट से हमारे लिए इंटरफेरेंस में बात करते थे, पाथ डिफरेंस निकालने में उससे क्या मतलब है कि हम वाईडेसी के लिए निकाल रहे हैं या डिफ्रैक्शन के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन पता है ये वाला दूरी सर, अगर सर कह रहे हैं इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है, तो डेफिनेटली सर सबके लिए पाथ डिफरेंस सर सेम आएगा। तो अगर सेम पाथ डिफरेंस आया, या तो ऐसा होगा सब ब्राइट वहीं चला गया, या तो हो सकता था सब डार्के होगा, वो जहां पे कहां गया है? पॉइंट P पे। हाँ कि ना? चलिए, इसका मतलब सर ये तो बात क्लियर हो गया कि ऐसा होगा। सुनिएगा बेटा, इसका मतलब एक जो है 51 से मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस इसका आधा नहीं है। अगर पहले पाथ डिफरेंस बेटा आता था, पाथ डिफरेंस इक्वल टू डी ऑफ साइन थीटा आता था, जब ये पूरा दूरी हम लेते थे, यही होता था। लेकिन अब दूरी आधा ले रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा बाय 2। हाँ कि ना? तो इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा आता था। हाँ कि ना? इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना आता था बेटा? डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा आता था। हाँ कि ना? इसका मतलब है हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इसको बराबर कर दें एन लेमडा से, अगर हमने कहा पी पॉइंट पे ब्राइट बन रहा है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 लेमडा, इसका मतलब है बेटा ये आधा हुआ डिस्टेंस, तो ये लेंथ भी क्या हुआ बेटा? आधा हुआ। समझ रहे हैं बात को क्या? डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, डिस्टेंस को आधा कैसे करेंगे? तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करना पड़ा। पहला ब्राइट बन रहा था तो लेमडा 0, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा, लेकिन अब क्या हुआ? 2 से डिवाइड हुआ तो लेमडा बाय 2। इसका मतलब ये जो बेटा आ रहा था, ये अगर हम लोग कहते हैं कि लेमडा बाय 2, लेट से कि जो भी वेव आएगा तो जो ये आएगा कितना आएगा पाथ डिफरेंस? लेमडा बाय 2 का। अगर अगला ब्राइट का बात करते जो कि क्या आता बेटा? अगला ब्राइट आता तो वो होता बेटा कितना? लेमडा। लेमडा के बाद बेटा यहां से आता पाथ डिफरेंस, 0 के बाद क्या आता है? लेमडा। लेमडा के बाद 2 लेमडा, ऐसा है आता। तो सुनिएगा ध्यान से, तो इसका मतलब यहां से जो है फिर लेमडा बाय 2 का क्या बनता? डार्क। फिर ऊपर क्या बनता? लेमडा बाय 2 का ब्राइट। समझ रहे हो बात को क्या? इसका मतलब अगर देखें यहां से यहां तक का गए तो लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा, इसका मतलब अगला ब्राइट कहां मिलेगा? 3 लेमडा बाय 2 पे। अगला ब्राइट कहां मिलने वाला है? 3 लेमडा बाय 2 पे मिलने वाला है। उसके अगला कहां मिलेगा? फिर लेमडा बाय 2 का डार्क मिलेगा, फिर लेमडा बाय 2, इसका मतलब है 5 लेमडा बाय
2। तो इसका मतलब आपके पास अगर देखो बेटा कि जो ब्राइट बन रहा है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब कह सकते हैं ये जो आएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर आएगा, हाँ कि ना? अगर बात करते कि अगर ये डार्क होता तो पहले से हम कह देते कि बेटा ये कितना होता? लैम्डा बाई 2 होता, 3 लैम्डा बाई 2 होता। तो 2 जो है वो ये 2 इधर से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, कैंसिल हो जाता। दैट इज द 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अरे हाँ कि ना? वैसे भी देखो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो ये जो डार्क बन रहा है कितना पाथ डिफरेंस आया है? लैम्डा। फिर अगला कहां आएगा? अगले लैम्डा मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा। फिर कहां आता? 3 लैम्डा। फिर कहां आता? इसका मतलब है बेटा कि ब्राइट के लिए जो ये हुआ है रिजल्ट, अगर हम लोग बात करते डार्क का तो ये रिजल्ट आता लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। इसका मतलब बेटा ये आता 4। इसका मतलब ये एन लैम्डा नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें कि सर जो इंटरफेरेंस पैटर्न में होता था उसका अपोजिट होगा, यहां पे सर बेसिकली एक इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरफेरेंस हो रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इसको उससे क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए। इसका डेरिवेशन जो है अपने सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। हमें इसका रिजल्ट ही ध्यान रखना चाहिए, रिजल्ट रखना पड़ता है। हम उसको सिर्फ और सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। तो हम आपको डेरिवेशन नहीं कराए, बस हम आपको केवल क्या कर पाए बेटा, एनालाइज करवा पाए। तो हमारे लिए तो एक ही काम का चीज है सर कि अगर डिफ्रैक्शन का बात करेगा तो जो इंटरफेरेंस में ब्राइट का रिजल्ट था वो डार्क का, खत्म कहानी। सुनिएगा बात इंपॉर्टेंट अब जो कर रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट और बात। अच्छा ये बात बताओ, यहां पे बेटा क्या बना है? पी पॉइंट पे ब्राइट जिस भी डिस्टेंस पे बना है वाई दूरी पे बन गया, तो नीचे भी तो वाई दूरी पे ब्राइट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका मतलब है अगर हम आपसे पूछा जाए, इसी को बोलते हैं कि मैक्सिमा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्योंकि यहां तक तो ये ब्राइट हो ही रहा था, क्योंकि ये लाइट तो आ ही रहा है डायरेक्टली। जो डिफ्रैक्शन के वजह से ये इतना ऊपर और ये इतना नीचे, जो चीजें ये लाइट यहां से जाके मिला है तो ये चीजें इधर भी तो हो सकता था। तो इसका मतलब ये ऊपर वाई नीचे, तो टोटल जो आता है इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। जो बोलते हैं बेटा उसको बोलते हैं कि सर सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा कि जो फ्रिंज विड्थ है बीटा इज इक्वल टू, बीटा जो होगा बेटा सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो डबल होगा। सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होगा वो कितना होगा? डबल होगा। और जो बाकी का जितना होता है कितना? बीटा के बराबर होगा। जो सेंटर में है जो डबल विड्थ का होगा, बाकी सब जो भी होगा वो बीटा के बराबर होगा। अगर मान लेते हैं सारा विड्थ जो है 2-2 mm का है तो सेंटर पे 4 mm का होगा, ठीक है। और धीरे धीरे इंटेंसिटी खत्म हो जाएगा तो ये चीजें जो आगे जाके खत्म ही हो जाता है, आपको सीन नहीं होगा। तो जनरली जो है 2-4 पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो कैसे? तो हम लोग बात करें, देखो तो सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो बेटा अगर हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द मैक्सिमा अगर बात करें, हाफ द लीनियर विड्थ ऑफ मैक्सिमा, तो लैम्डा डी बाई डी, तो बीटा इक्वल टू इसलिए लैम्डा डी बाई डी। क्योंकि हमें पता है सर कि अगर आप मैक्सिमा दो कंजुगेटिव जो है या सक्सेसिव मैक्सिमा या मिनिमा का बात कीजिए, या मैक्सिमा से निकालिए या मिनिमा से निकालिए, रिजल्ट सेम ही आना है। तो बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। इंटेंसिटी का ये रेशियो होता है, हालांकि काम बहुत कम में आता है। तो ये आपको तो बोला एंगुलर विड्थ क्या होता है बेटा? एंगुलर विड्थ देखो वहां पे नहीं भी पढ़ाए थे, यहां से इंटरफेरेंस से भी ध्यान रख सकते हैं, वहां पे भी लिख लीजिएगा इंटरफेरेंस में, कहीं पे भी लिख सकते हैं, एक ही रिजल्ट है। एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ को बेटा थीटा से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा इंटरफेरेंस वाला नोट्स बनाए ना, उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इंटरफेरेंस में बात करते तो क्या होता था वाईडीएससी में, ये जो बेटा डिस्टेंस है ये होता था वाई,
एंगुलर विड्थ जो होता था ये होता था बेटा थीटा, यही है। अगर ये बेटा ब्राइट है तो ये भी ब्राइट है, कोई दिक्कत हमें ये नहीं, ये डिस्टेंस डी होता था। एंगुलर विड्थ अगर हम लोग बात करते थे टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, तो ये y बाय डी के बराबर। y क्या होता था बेटा, दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस हम लोग बात करते थे, ये y इज इक्वल टू बीटा है, दैट इज इक्वल टू लेमडा डी बाय स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। इसका मतलब बेटा थीटा दैट इज द एंगुलर विड्थ इक्वल टू होता था लेमडा बाय स्मॉल डी। तो इसका मतलब है लेमडा बाय स्मॉल डी के बराबर आता था, किसमें बेटा, YDSC में, फॉर YDSC। तो कितना आता बेटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना आएगा, लेमडा बाय डी के बराबर आता था। और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास लेमडा बाय डी के बराबर जो वैल्यू आया है बेटा, ये डिपेंड करता है केवल और केवल स्लिट विड्थ के डिस्टेंस पे, स्क्रीन के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, कोई दिक्कत। अब यहां पे एंगुलर सेंट्रल एंगुलर कितना होगा, डबल होता है, तो ये यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, इसके केस में आप देख सकते हो इंटेंसिटी का, यहां पे देखो बनाया होगा, ये डी लिख दिया है, लेमडा बाय केवल स्मॉल डी होगा। मॉड्यूल में एक बार देखो तो क्या बेटा, लेमडा बाय डी है ना, यही होगा। यहां पे इंटेंसिटी का ग्राफ देखो, जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है इनका इंटेंसिटी जो होगा वो ज्यादा होता है, और बाकी सबका इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कि सर एंगुलर विड्थ को एक बार हम दिखा देते हैं बेटा यहां पे। तो यहां पे जो सर बन रहा है पैटर्न, जो इस पॉइंट पे बन रहा है, ये तो डिस्टेंस पता है, स्क्रीन और इसके बीच का डिस्टेंस डी है। ये जो डिस्टेंस है ये बेटा सर एंगुलर जो है का ही इसमें जिक्र करते हैं हम लोग। ये अगर थीटा है तो क्या होगा, तो सर ये डिस्टेंस बाय ये डिस्टेंस, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, देखो यहां पे भी लिखा हुआ, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू यहां से जो ब्राइट का जो डिस्टेंस है ये डिवाइड बाय ये डिस्टेंस। तो ये बेटा ब्राइट का जो डिस्टेंस है, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग इस वैल्यू को देख सकते हैं। तो ये आपके पास आया था कि 2n माइनस ऑफ 1 लेमडा बाय 2 के बराबर आया था। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब n का वैल्यू 0 पुट करते थे तो ये आपके पास आता था 0 पुट कर दें तो ये आपके पास लेमडा बाय 2 आता था। तो ये डिस्टेंस y का हमको अगर निकालें तो हमें पता था कि बेटा डेल्टा x इज इक्वल टू आता था डी वाई बाय कैपिटल डी आता था। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा डेल्टा x के लिए हमें आया है, ये आया है लेमडा बाय 2 इक्वल टू ये डिस्टेंस d बाय 2 था y बाय डी के बराबर, 2 से 2 कट गया, y बराबर आता है बेटा आपके पास y लेमडा इंटू डी बाय स्मॉल डी। और यहां से थीटा इक्वल टू बात करें तो y डी बाय स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी, सॉरी ये लेमडा 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 लेमडा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा y बाय डी एंड y इज इक्वल टू पता है लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी डिवाइड बाय डी, दैट इज एंगल थीटा इक्वल टू लेमडा बाय डी के बराबर होगा। बात समझे कि नहीं? तो क्या बात समझे कि नहीं? बस एक बार हम लोग ड्राइव कर दिए, इसके लिए जो थीटा आएगा वो कितना आएगा बेटा, लेमडा बाय डी के बराबर आएगा। कैसे समझना है, नहीं समझा? अरे सर डेल्टा कुछ नहीं, डेल्टा एक्स इक्वल टू ये वैल्यू इंटरफेरेंस में पढ़े थे, लेकिन सर यहां पे डी के जगह पे क्या पुट करेंगे, डी बाई 2।
सर ये पे डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या, हम लोग बात कर रहे हैं ब्राइट है। अभी लगेगा समय, अभी थोड़ी नहीं खत्म हुआ है, पोलराइजेशन बाकी है। तो बेटा इसको लिख सकते हैं लेमडा बाई 2, तो पुट कर दिए बेटा, y निकाल दिए, टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय डी के बराबर, पुट कर दिए थीटा इक्वल टू, तो सेंट्रल मैक्सिमा इधर थीटा बेटा, तो इधर भी तो थीटा, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे कितना बनता है बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा कितना बचेगा बेटा, 2 थीटा। तो अगर बात करें सेंटर पे जो बनता है बेटा वो बनता है 2 थीटा, तो दैट इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा सेंटर मैक्सिमा पे, मिटा दिया ना, ओके। तो सेंट्रल मैक्सिमा पर कितना आएगा बेटा, एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा बाय डी के बराबर होगा। जो बातें आपको ध्यान रखना है वो यही है कि सर जो इंटरफेरेंस का रिजल्ट है कंस्ट्रक्टिव का, मतलब ब्राइट के लिए, वो बन जाएगा उसका डार्क, सिंपल सा बात है। सेम फार्मूला कैसे, एक आध फार्मूला पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। बोला क्या, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन लाइट वेव ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द विड्थ ऑफ स्लिट विड्थ ऑफ 18 इंटू इतना। स्लिट विड्थ मतलब क्या बेटा, स्मॉल डी दे रखा है, ओके। फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, आपको पता है सेंट्रल मैक्सिमा का डबल होता है, दैट इज 2 टाइम लेमडा ऑफ स्मॉल डी। बाकी किसी के लिए तो लेमडा बाय 2। कैसे विजुलाइज करा है, क्या हुआ कि ये बेटा देखो क्या है, ये यहां पे सुनना बात को बेटा, कि यहां से लाइट रे गया इस पॉइंट पे और इधर आया सर, ये जो रीजन है बेटा वो है सेंट्रल मैक्सिमा का। किसका है बेटा, ये सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है। लेकिन हमें पता है सर ये अगर मैक्सिमा पॉइंट है तो इसके बाद ये बनना है सर डार्क, और यहां पे भी क्या बनना है, डार्क। अब जो है यहां से जो अगला बनेगा ये ब्राइट बन गया, और इधर भी क्या बनेगा इसके बाद बेटा, ब्राइट बनेगा। यहां पे आखिर क्या हुआ सर, क्योंकि सारा लाइट तो आ ही रहा है इस रीजन में सर, यहां भी मैक्सिमा बना, इक्विड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे मैक्सिमा बना, और यहां भी सेंटर से ऊपर इक्वी डिस्टेंस पे मैक्सिमा बना, दोनों मैक्सिमा आपस में मिल गया, इसीलिए ये सर डबल ऑफ विड्थ का होने लगा, इसीलिए इसका जो विड्थ होता है वो डबल होता है। तो विड्थ हमें पता है लेमडा डी बाई डी होता था, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, ये तो इंटरफेरेंस का ही रिजल्ट है, 2 गुना हो गया, एंगल ये डबल बनाया, और बाकी फ्रिंज अब तो ये डार्क है ब्राइट, डार्क ब्राइट, बाकी तो सबका फ्रिंज का विड्थ भी सेम होगा, एंगुलर विड्थ भी सेम होगा, दैट इज इक्वल टू लेमडा बाय स्मॉल डी के बराबर होगा। बात समझे कि नहीं समझे, गुड। तो ऐसे समझने वाला बात मिले बच्चा तो क्या बात है, एक ही बार में समझ। बढ़िया बढ़िया टीचर को समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या हो रहा है, इसका डेरिवेशन तो आता ही नहीं, इसका डेरिवेशन अगर कभी गलती से कहीं खोजोगे तो यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ना, कुछ समझ में आता है हमको बताना, सर एक लाइन समझ में आ गया, वही हमको आके बताना, कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बेसिकली इसका डेरिवेशन एक्चुअल डेरिवेशन इसका है ही नहीं, बेसिकली क्या है, हम लोग जो है उस रिजल्ट को, उस पैटर्न को इससे कंबाइन कराते हैं, और ये जो है उससे कंबाइन रिलेशन जो है सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम उसको ऐसा बता देते हैं कि हाँ ऐसा तो हो ही रहा होगा। समझे बात को क्या, ओके। क्योंकि एक वेव नहीं है ना, तो इसकी करना कैसे होता है बेटा, इसको एक इसका एक इसका, हर एक पैटर्न को लाइट को एक बनाते हैं, तो हम लोग एक सिमेट्री रिजल्ट निकाल के आते हैं। जब सिमेट्री आता है तो हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा होगा, तो इन जनरल रिजल्ट निकालते हैं। अब देखोगे तुम जब एससीबी खोलोगे तो उसमें समेशन का साइन लगा हुआ है इस तरह का, मतलब सबको जोड़ रहे हैं हम, ऐसा कर रहे हैं। अरे कहां उतना दिमाग लगाना, यहां पे आ जाइए वापस, क्वेश्चन है बेटा समझिएगा। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ नहीं, एक ही माइंड में आना चाहिए, जो इंटरफेरेंस का रिजल्ट है उल्टा कर देंगे। बाय यूज विच द मिनिमम डिस्टेंस मिनिमा ऑफ ऑब्टेन्ड एट द 6 mm, कौन सा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, ओके ओके ओके, फर्स्ट मिनिमा सर ऑब्टेन करें, फॉर्मूला इन्हें देखना है और बोल देना इधर, सर फर्स्ट मिनिमा आ रहा है सर, तो आपको पता है मिनिमा का रिजल्ट जो आएगा सर, हमें पता है y इज इक्वल टू सर 2 मिनिमा बात कर रहा है तो n लेमडा बड़ी दी बाय छोटी दी।
कौन सा फर्स्ट मिनिमा, तो n बराबर y इज इक्वल टू 1 इंटू लेमडा ऑफ d बाय डी, डिस्टेंस ऑब्टेन ऑन द डिस्टेंस ऑफ 5 mm। ओके, डिस्टेंस किसका दे रखा है, स्क्रीन का, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ टू स्लिट्स एंड द स्लिट, इसमें सिंगल चाहिए, तो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस कितना बेटा, 2 मीटर है। मीटर में कैसे दे दिया भाई, एक बार चेक कर लेना कि इतना 2 मीटर का वही नहीं रख देगा। सोर्स एंड अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज स्लिट इज 2 mm, इसका मतलब कैपिटल डी इक्वल टू दिया है 2 मीटर एंड स्मॉल डी बराबर दिया है 5 mm। ऐसा हम सोचे कि इतना बड़ा गेट खोल दिया, बोला डिफ्रैक्शन करा दो, कैसे होता, बात नहीं समझे, हो जाएगा, अरे बोलो ना हाँ यार ना। बाकी आप इधर ये सब कीजिएगा थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट का और बात बचा, इसको कंप्लीट करते। कुछ नहीं, एक लाइन बोलेंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर एक लाइन बोल के खत्म कर दिए तुम, ये भी बात फिर जैसे आते ही कर दिए ना, सब सर लोग स्लाइड से पढ़ाते हैं, कोई कह रहे सर लास्ट हो रहा था खींच दिए, नहीं, ट्रेन नहीं किसी का, ट्रेन भारत सरकार का है। अरे बाला जिनका ट्रेन है बेटा चले जाओ। चलो वापस आ जाते हैं, मेरा भी ट्रेन है 11:55 में, रात में है, एक टाउन से दूसरे टाउन के लिए। सुनिएगा बात ध्यान से, देखो ना ध्यान से सुनना बेटा, ट्रेन है 2 PM ट्रेन, अब कहां से पकड़ाएगा, चलिए बेटा, और किसी का ट्रेन है कितने बजे है, अरे नहीं है, चलो बेटा अच्छा करे, आज आपका ट्रेन है, कल फ्लाइट हुआ आपका, तो हम बात कर रहे हैं बेटा पोलराइजेशन का, बहुत छोटा सा बात है, उसी बात पे क्वेश्चन आता है, पोलराइजेशन का मतलब क्या है, सुनिएगा बेटा ध्यान से। सर दो लाइट वेव जो है वो रीजन क्या है, वो ओनली ड्यू टू ऑफ परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जहां भी पढ़ोगे एक बात लिखा होगा कि जो है हम लोग क्या करते हैं, पोलराइजेशन का मतलब है कि हम लोग जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर देते हैं। आखिर मैग्नेटिक फील्ड को क्यों नहीं, बेसिकली इंटेंसिटी जो होता है, जो ज्यादा मैक्सिमम जो इंटेंसिटी जो होता है वो किसका होता है, इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि एनर्जी डेंसिटी दोनों का बराबर है, अगर इंटेंसिटी का बात करें, अगर किसी डिस्टेंस पर अगर निकालते हैं तो b/1/2 b²/μ0, और उसमें किसका होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। बेसिकली सिंपल ऐसा बात करें ना कि सर अगर सेम सब कंडीशन पे बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा होता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी से, ठीक है। इसलिए तो करंट तुमको जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट तुमको ज्यादा क्लोज आने पे दिखाई देता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दूर से ही झटका लगने लगता है, समझ रहे बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल लाइट है, इसको बोल दिए सब, जो लाइट है इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइट या अनपोलराइज लाइट। जो पोलराइज लाइट होगा वो क्या होगा बेटा, कि वो जो है पोलराइज लाइट होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा।
हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका कुछ प्रॉपर्टी है। जनरली जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराता है, या ऐसा करें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं? पोलराइजर बोलते हैं। और पोलराइजर जनरली जो है निकोल प्रिज्म बोलते हैं, निकोल प्रिज्म बोलते हैं। तो वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करता है। जैसे न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ देंगे तो वहां बताएंगे, आपने क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में एक एजेंट होता है जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता था। नहीं पढ़े हैं? कोई बात नहीं, हटा देते उस बात को। तो बेसिकली मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। जैसे कुछ वैसे भी मटेरियल है कि जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड को एब्जॉर्ब कर लिया। एज इट इज जो है निकोल प्रिज्म जो है बेटा, उसका एक प्रॉपर्टी है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? जो कि परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो किसको पास होने देता है? जो उसके ट्रांसमिशन एक्सिस। ट्रांसमिशन एक्सिस जनरली जो है वो गिवन होता है, ट्रांसमिशन एक्सिस होता है हर एक निकोल प्रिज्म का अपना अपना एक एक्सिस होता है, जिसको बोलते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट लाइट ले जा रहा है उसको तो जाने देता है, उसके बाद उससे जो परपेंडिकुलर जाएगा उस एक्सिस के सबको एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इसका क्या है? ट्रांसमिशन एक्सिस है। क्लियर है? अब जो है ये लिखा हुआ है अनपोलराइज लाइट क्या है? जनरली जो ट्यूब लाइट का लाइट है, बल्ब का लाइट है, सनलाइट है, ये कैसा है? अनपोलराइज लाइट है। ओके, अब पोलराइज लाइट कौन है? जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट कर रहा है, उसको बोलेंगे पोलराइज लाइट। समझ रहे बात हो क्या? लेट से बेटा ऐसा है कि इस रूम में इधर से भी लाइट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो जब सनलाइट से आ रहा है तो ये मान लेते हैं कि हर एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। अब क्या हुआ, यहां पे हमने जैसे ही ये लगा दिया, कौन? पोलराइजर, जो कि इसको पोलराइज करेगा। अब जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन वाला है वो तो प्रोपोगेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, लेकिन परपेंडिकुलर वाला खत्म हो गया। अगर एक साइड का एब्जॉर्ब अगर कर लिया तो सोचिए कितना बड़ा बात हो गया कि इंटेंसिटी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर लिया क्या? तो इसका मतलब है कि जो सन ग्लासेस में यूज होता है पोलराइजर, जो बहुत महंगा वाला सन ग्लासेस, तो बाकी तो क्या आता है कि उसमें क्या होता है कि ओपेक टाइप का मीडियम लगाता है, काला ग्लास लगा दिया, लेकिन एक्चुअली जो है जब तुम देखोगे पोलराइज वाला अगर तुम सन ग्लासेस खरीदोगे, ये लगभग मिनिमम जो है 7-8 हजार से शुरू हो जाता है। चश्मा दुकान में जाओगे, मांगोगे तो पोलराइजर वाला दिखाइए, तो कहा है उसमें पी लिखा होता है शीशा पे। जैसे उसको पहनोगे कि आपको एक इमेज दिखाएगा, तो इमेज में बहुत सारा पार्ट जो आप ऐसे नॉर्मली देखोगे तो नहीं दिखेगा, जैसे उसको पहन के देखोगे उसका कई सारा पार्ट दिखने लगेगा। दैट इज इमेज का जो है कुछ हिस्सा जो है वो दिखाई आपको देना बंद हो जाएगा, तो वो इमेज में आपको कई सारी चीजें और भी देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हो बात क्या? वो आपको जो है वो खुद आपको दिखाएगा। तो हम लोग बात करते हैं, अब ये पर्टिकुलर पोलराइज हो गया, तो जनरली जो है ये कैलकुलेटर हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, 3D मूवीज सब में। तो 3D मूवीज में क्या होता है, आप जो स्पेशल चश्मा दिया जाता है कि वो आपको स्पेशल ये चीजें दिखे, ये चीज ना दिखे। जादूगर जो है, अगर मानते हैं 3D शो हो रहा है, जादूगर है, उसमें तो आपको दिखाता है कि एक लड़की रहती है, उसका गला काट देता है, फिर थोड़ा देर के बाद उसको जिंदा कर देता है। क्या सच में ऐसा होता है? एक ही आदमी का 2-2 फोटो बना होता है, मूवी में देखोगे एक ही हीरो हाथ मिला रहा है एक दूसरे से। क्या किसका कमाल है? बेसिकली जो है वहां पे वो मिरर लगा के ऐसा कर रहा होता है कि मिरर सामने लगा दिया है, काट के हटा दिया तो वही दिखने लगता है। सब कुछ रिफ्लेक्शन का कहानी होता है वहां पे। वो सबसे पहले अपना स्क्रीन जो है वो अपना सेटअप तैयार करता है। ऐसा नहीं जादूगर आया, बोला बैठे, बोले दोस्त कुछ खिलाओ, बोला नॉन वेज, बोला नवरात्रि खत्म रहा, बोला क्या कबूतर खिला दे, बोले खिला दो, मारा ऐसे जेब में हाथ दिया, निकालो, लो कबूतर बना दो इसको। अरे ऐसे नहीं ना, बोला दिया हाथ, बोला निकाल, बोला लो क्या बना दो, बोला गायब कर दो, बोला कर दिया, बोला इसको लड़की बना दो, बोला बना दिया। तो अरे तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो बेसिकली वो पर्टिकुलर सेटअप होता है ऐसा। तो सेम एज इट इज है बेटा। तो हम लोग क्या कर, सिंपल सा एक बात समझिए, जो पोलराइजर होगा वो अपने ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट होने वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई दिक्कत? अब बात करते पहचानते कैसे हैं कि ये पोलराइज लाइट है या नहीं है।
वो आपका काम नहीं है। बेसिकली उसका ये कंडीशन दिया हुआ है। अगर क्या बोला कि हम लोग क्या करते हैं, एनालाइजर, एक पोलराइजर हुआ जो पोलराइज करेगा, एनालाइजर कौन है, जो एनालाइज करेगा। बोला कि एनालाइजर द गिवन द लाइट पास थ्रू द निकोल प्रिज्म द रोटेटेड वन कंप्लीट रोटेशन। अगर हमने क्या किया, एक कंप्लीट रोटेशन अगर कर दिया, किसके, रोटेटेड वन कंप्लीट रोटेशन, एनालाइजर को एक कंप्लीट रोटेशन दिया। अगर बोला कि कोई चेंज नहीं हुआ इंटेंसिटी में, इसका मतलब अनपोलराइज लाइट था। अगर जो है इंटेंसिटी चेंजेस मैक्सिमा एंड मिनिमा डज नॉट अकर्स ट्वाइस, दो बार नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये पार्सली। अगर दो बार मैक्सिमा दो बार मिनिमा हुआ तो इसका मतलब ये फुल्ली जो है या कंप्लीट पोलराइज लाइट था। इंटेंसिटी चेंजेस बट मैक्सिमा अकर ट्वाइस इन द वन साइकिल द कंप्लीटली पोलराइज लाइट। अगर कुछ नहीं चेंज हुआ, मैक्सिमा मिनिमा में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब अनपोलराइज। अगर एक बार मैक्सिमा एक बार मिनिमा हुआ तो पार्सली, और अगर दो बार हो गया तो कंप्लीटली पोलराइज। इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल इंटर स्कैटरिंग और डायक्रोमेटिक, ये सब सिलेबस से हट गया है। हम लोग जो है रिफ्रैक्शन से अपने सिलेबस में है, इसी का जिक्र हम लोग अभी कर देंगे। जो आता है रिफ्रैक्शन से कैसे आता है, ये देख लो। ये क्वेश्चन है बेटा 2025 का, बिहार बोर्ड का कोई है बैठे हुए, बस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। क्या है, क्या कहा कि अगर देखो बेटा क्या होगा, अगर रिफ्लेक्शन से कैसे, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन से कैसे, बोला कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, अगर एक एंगल बोला, इसको बोला एंगल आई बी बोला, ये एंगल आई बी, इसी साइंटिस्ट में ब्रस्टर्स लॉ, ये अपने साइंटिस्ट अपने नाम पे ही बोल दिया, इस लॉ का नाम दिया है। बोला कि क्या होगा अगर जो इंसिडेंट लाइट रे है और रिफ्रैक्टेड और रिफ्रैक्टेड, ये लाइट रे इधर रिफ्रैक्ट हुआ, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये पोलराइज लाइट होगा। तो देखना सिंपल कैसे, कि ये आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक है, ये दूसरा 2 है, ये एयर है लेट से, और ये जो है कोई मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो बेटा ऐसा लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बी बाय साइन ऑफ आर, ये वाला एंगल, ये नॉर्मल यहां से ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला एंगल। तो देखना बेटा, ये एंगल आई बी, तो ये एंगल भी आई बी, रिफ्लेक्शन है बेटा। ये एंगल दोनों आपस में 90 डिग्री, पूरा एंगल 180 डिग्री। तो डेफिनेटली जो है अगर बात करो ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी जो है वो ये कितना होगा, ये जो एंगल होगा बेटा, ये जो एंगल है ये 90 माइनस ऑफ आई बी के बराबर होगा। पूरा एंगल 180 डिग्री, ये आई बी तो ये भी आई बी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो ये बेटा 90 माइनस आई बी, तो आई आर लिखेंगे तो म्यू बराबर लिख सकते हैं बेटा साइन ऑफ आई बी बाय साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ आई बी। अब घबराइए नहीं 2 मिनट के लिए, म्यू इज इक्वल टू बेटा लिख सकते हैं 10 ऑफ आई बी। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अगर एंगल ऑफ ब्रिस्टर्स लॉ का अगर एंगल बता, इसको बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल बोलते हैं बेटा, तो ये एंगल अगर पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ब्रिस्टर्स जो एंगल कितना होगा, एंगल इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ, तो आई बी इज इक्वल टू कितना लिखोगे बेटा, एंगल पूछा जाएगा तो 10 इनवर्स ऑफ म्यू, यही आपके पास पूछा जाता है। नीट में जो क्वेश्चंस आया कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल देखना कि म्यू, अगर ग्लास के लिए बात करें तो एंगल ऑफ ग्लास के लिए जो है जनरली जो है बेटा, जो ये जो एंगल है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 3/2, 1.5, एक से ज्यादा, अरे हाँ कि ना, एक से अगर ज्यादा हुआ तो 45 डिग्री से ज्यादा, और इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता ना, तो ये जो है आई बी जो होगा बेटा, ये जनरली जो है 45 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, है कि नहीं। ट्रेन है, बस है, टेम्पू, रिक्शा, बस ये लास्ट। सुनो बेटा, बस खत्म हो गया। क्या है बेटा, अगर कहा गया ये
मॉल्स लॉ है, मॉल्स लॉ, बस ये बस सिंपल ध्यान रखिएगा, ये दो ही है, म्यू इज इक्वल टू 10 IB, पोलराइजेशन में दो ही फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू 10 IB। दूसरा मॉल्स लॉ क्या है बेटा, ये कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे, सुना ध्यान से, अगर कोई पोलराइज लाइट रे, सुना ये बात, अगर कोई पोलराइज लाइट रे जिसका कि एम्पलीट्यूड ए नॉट और आई नॉट इंटेंसिटी हो, जब वो किसी पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस पे थीटा एंगल पे इंसिडेंट होगा, तो जो इंटेंसिटी जो आएगा आपके पास, कौन सा, हमने कहा कि ये अपने ट्रांसमिशन एक्सिस पे आने वाले रे को ट्रांसमिट होने देता है, परपेंडिकुलर वाले को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब इधर इसका कंपोनेंट ले लेते तो ये आता आई नॉट, कॉस कंपोनेंट आता, क्योंकि ई का स्क्वायर होता है, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा तो ये आता है बेटा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बचेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है 90 डिग्री पे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो खत्म हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, बस ध्यान रखना है। लेकिन बस एक क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं जो कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। खत्म हो गया बेटा, बस आखिरी लाइन, हमने कहा कि अगर कोई, सुनिएगा बेटा ये आपको कोई नहीं बताएगा, अगर सुनिएगा कि मॉल्स लॉ जो है वो कह रहा है कोई पोलराइज लाइट अगर इंसिडेंट होगा तो आफ्टर इंसिडेंट अगर वो ट्रांसमिशन एक्सिस से थीटा, एक ही क्वेश्चन है, उसी न्यूमेरिकल पूछता है, बच्चा गलत करता है, 2024 का न्यूमेरिकल है। सुन लीजिए पहले ध्यान से लाइन, बैठने का फायदा होना चाहिए, नहीं तो चले जाते, नहीं पढ़ाते हम। कि अगर देखना बेटा कोई पोलराइज लाइट, किसका बात कर रहे हैं, पोलराइज लाइट, तो मॉल्स लॉ जो है वो बात करता है पोलराइज लाइट का। अगर उसके ऊपर कोई पोलराइज लाइट उसके ट्रांसमिशन एक्सिस से थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, तो जो इंटेंसिटी को इसको अब्जॉर्ब करेगा और बाकी इंटेंसिटी को जाने देगा। जो इंटेंसिटी आपको मिलेगा वो इंटेंसिटी जो पोलराइज लाइट का था इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस एंड द इंसिडेंट पोलराइज रे। लेकिन हम अगर क्वेश्चन में बात करें कि सर अगर कोई भी अनपोलराइज लाइट, सुनेगा बेटा, अगर कोई भी अनपोलराइज लाइट जब भी किसी पोलराइजर पे, पोलराइजर कौन है, पोलराइज करने वाला, इंसिडेंट होगा, चाहे किसी भी एंगल पे हो, कैसे भी हो, अनपोलराइज लाइट जब पोलराइज होगा तो उसका इंटेंसिटी आधा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? क्या इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आधा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, तो क्या हुआ बेटा, तो सुने ना क्या हुआ, पहले बात समझे क्या, जब भी कोई अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होगा किसी पोलराइजर पे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक ही लिखना है, क्या आपने भाषा में लिखा, जब भी अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर पे इंसिडेंट होगा उसका इंटेंसिटी आधा होगा। जब कोई पोलराइज लाइट जब किसी पोलराइजर पे इंसिडेंट होगा तो उसका इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग बात करें सर इतना जो पोलराइजेशन पढ़ा है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यही है कि जब कोई, लिखे कि हम छोड़ दें, जब कोई अनपोलराइज लाइट पोलराइजर पर इंसिडेंट होगा तब इसका इंटेंसिटी ऑलवेज आधा होगा, हमेशा क्या होगा, आधा होगा, चाहे जिस एंगल पर इंसिडेंट
हुआ हो, चाहे किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो। सेकेंड नंबर पॉइंट, जब पोलराइज लाइट पोलराइजर पर इंसिडेंट हो, बात मत करो, इंसिडेंट होगा तब इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे I इज इक्वल टू I नॉट ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। फिर बात समझे कि नहीं समझे? अगर ये दोनों चीज आता है तो पोलराइजेशन में कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को पूछो, उसी बैग में अंदर करके बाहर भेज देंगे, नहीं तो वही बैग अंदर करके बाहर निकाल देंगे। देखो, द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ टू पोलराइजर, the transmission axis of two polarizer are making an angle of 60 degree if unpolarized light incident on first as a polarizer, then percentage of emergent light emerging out। मतलब बोला कि 60 डिग्री बना रहा है, तो इस क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन करना हो तो आप समझिए क्या होगा। ये लाइट रे मालते कहीं से भी कैसे भी इंसिडेंट हो, ये अनपोलराइज है, किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो, जब ये बाहर निकलेगा तो इसका इंटेंसिटी आधा, अगर ये आई नॉट था तो इसका आई नॉट बाय, अगर लेट से यहां पे हमने एक और पोलराइजर लगा दिया, अब ये तो कैसा लाइट बन गया है, पोलराइज। अब ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और सबसे इससे भारी अभी तक नहीं आया है क्वेश्चन। अब ये पोलराइज हो गया, अब जो इसका इंटेंसिटी होगा बेटा आई डैश इमर्जिंग का I नॉट बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू I नॉट बाय 2 इंटू कॉस 60, 1/2 तो 1/4, दैट इज इक्वल टू I नॉट बाय 8। परसेंटेज में बदलना है तो I नॉट बाय 8 इंटू 100 बाय I नॉट, 100 बाय बरियठे 96, 4 8 पंचे 40, 12.5% इसका आंसर होता, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।